अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 8 फरवरी के इंतखाबात में 2 ही रोज बाकी रह गए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल दिखाई दे रही हैं। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील मुकम्मल हो चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छप चुके हैं। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है, लेकिन इंतखाबात सर पर होने के बावजूद मुल्क में दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता रात 3 बजे दहशतगर्दों ने डीआई खान में एक थाने पर हमला किया, जिसमें 10 एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तहसील दराबंद के थाने पर रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत ने भी सूबे के हसास पोलिंग बूथ वाले इलाकों में इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला किया है। निगरान हुकूमत के मुताबिक खदशा है कि दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खदशे के पेश नजर तुरबत, मच और चमन में इलेक्शन तक इंटरनेट की रसाई बंद रहेगी। अब कुछ सियासत की बात करें। इस वक्त मौज़े गुफ्तगू पंजाब की सियासत ही है, जहां ना सिर्फ बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं बल्कि उसके नताइज ही इक्तदार तक पहुंचने का रास्ता निकालेंगे। कुछ जिक्र करें आम इंतखाबात के बड़े सियासी मुकाबलों का। नवाज शरीफ जो है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से लाहौर में मुकाबला करेंगे, जबकि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई की हिमायत याफ्ता अफजाल अजीम से होगा। आसिफ अली जरदारी शेर मोहम्मद रिंद बलोच से मुकाबला करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का मुकाबला बतौर आजाद उम्मीदवार शेर अकबर खान से होगा। इसी तरह जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी से मद्दे मुकाबिल होंगे। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कड़ा मुकाबला है जिसकी तवक्को की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नून लीग के अता तारड़ से लाहौर में मुकाबला करने जा रहे हैं। आईपीपी के चेयरमैन जहांगीर तरीन इंतखाबात में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर से मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि रावलपिंडी में नून लीग के हनीफ अब्बासी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से पंज आजमाई करेंगे। लेकिन शेख रशीद को इस दफा तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार जो हैं उन्होंने खड़े किए हुए हैं रावलपिंडी से भी। अब तमाम तर कयास सरायों के बावजूद इलेक्शन होने जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम ने अपनी पोजीशन वाजे करते हुए कहा है कि लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। अगर कवानीन में मियां हैं तो आने वाली हुकूमत उनको दूर करे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने आज मरी में पावर शो किया। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया हूं, लेकिन मैं आज अवाम के सामने और उनके दरमियान खड़ा। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मुझे तो निकाल दिया। मेरी जगह लाई किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कटे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद खत्म नहीं हो रही। अपने एक इंटरव्यू में बिलावल ने इल्जाम आयद किया कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नून लीग से उनका इत्तेहाद नहीं हो सकता। कुछ ऐसे सियासी जमातें हैं जो मियां साहब समझते हैं कि वो अगर उनको जितवाया जाए तो वो मियां साहब को सपोर्ट करेंगे। खबरें मिले हैं कि मियां साहब इंतजामिया पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कुछ गड़बड़ करने का। तो मैं वो खबरदार कर रहा था कि ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए और उम्मीद है कि मियां साहब के प्रेशर के बावजूद हमारा जो इंटरिम हुकूमत है और हमारा जो इंतजामिया है वो इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ खोसा ने लाहौर के हल्का NA 122 में नून लीग की मर्जी का इंतखाबी अमला तैनात करने का दावा किया है। उनके बकौल इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर ठप्पे लगाने की साजिश तैयार की है। अब मुल्क के सबसे बड़े सूबे से कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करेगी और बाकी जो है मुल्क का सियासी मंजरनामा अब जबकि सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं
आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इस वक्त इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं? आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों में इनका शुमार होता है। मुशर्रफ जैदी साहब कॉलमिस्ट हैं और तबाद लैब के सरबराह भी हैं। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि एक जिस तरह से एक हवा चल गई है कि शायद अगली हुकूमत जो है वो नून लीग बनाने जा रही है और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा, बलूचिस्तान नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई एक बना लेगी, केपी में शायद मखलूत हुकूमत बने, इसी तरह पंजाब का मामला जो है वो भी हो चुका है। क्या ये हवा जो है इसी तरह आपको जिस तरह चल रही है इसी तरह होता आपको नजर आ रहा है या सरप्राइजेस मिल सकते हैं? सरप्राइजेस सियासी जमातों के सामने आएंगे 8 फरवरी की शाम को? दिलचस्प सवाल है आदिल आपका, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अवामी हवा तो पता नहीं किसके हक में है, लेकिन जमा मका जो है वो नून लीग को फेवर कर रहे हैं, जमा मका नून लीग के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनका जो काम है, उनका जो कहते हैं कि मरहला इतना आसानी से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें कि फिलहाल नून लीग जो है पंजाब सेंट्रिक जमात के तौर पर इंतखाबात लड़ रही है। मियाँ साहब ने अभी तक तो सिंध आने की जहमत नहीं कि अगले 48 घंटों में अगर आते हैं नहीं आते हैं हमें नहीं पता। उसके अलावा उनकी पूरी तवज्जो जो रही है वो पंजाब ही में रही है। थोड़ा उन्होंने टोकन के तौर पे केपी का एक आध उन्होंने चक्कर लगा लिया है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, उसमें क्योंकि इस मरतबा जो एक बड़ी जमात जो है उसके पास उसके इंतखाबी निशान नहीं है और बतौर जमात इंतखाबात में शामिल नहीं हो रही, तो एक हमें समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा टेम्पलेट वाज़ेह नहीं है हमारे सामने। यानी कि जो अब तक रिवायती इंतखाबात होते रहे कि जिसमें कम अज कम जो मुखालिफ सियासी जमातें होती थी उनको खुल के खेलने की इजाजत भी होती थी, थोड़ी बहुत, अगर चले पाबंदियां भी हैं तो इससे ज्यादा होती थी, इस मरतबा वो भी नहीं है, तो टेम्पलेट नया है। तुम देखते हैं जो पीडीएम में कल तक के इत्तेहादी थे उन्हीं में से अपोजिशन जो है वो पैदा हुई है और बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी एक उन पर तनकीद कर रहे हैं और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उनको अगर पंजाब की पॉलिटिक्स करनी है तो उसके लिए जब तक नून लीग पर तनकीद नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी उनकी ख्वाहिश है कि जो एंटी नून लीग वोट है, एंटी नवाज वोट है, उसको कैटर किया जाए। उस वोट बैंक को जो है अभी तक आर्टिकुलेट होने की जगह नहीं मिल रही है। यानी कि आईपीपी जो है वो खुद बी टीम बन चुकी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी वो कोशिश कर रही है, पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के लिए मरहला बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, एक तो वो आजाद है, लोगों को रजिस्टर कराना है कि उनका किसका कहाँ पे इंतखाबी निशान है। इस मुल्क में जहाँ पे शराय ख्वानदगी जो है उसमें भी ये मुशर्रफ बताएंगे 58% है, गालिबन 58-60%, तो वहां पर बड़ा मुश्किल काम है। और उसको और जाहिर है कि जब वो आजाद अगर जीत भी जाते हैं तभी जरूरी नहीं कि वो जो है पार्टी के नज़्म ज़ब्त में रहे, वो उनमें से किसका ज़मीर जाग जाता है, कौन दबाव का शिकार हो जाता है, किसको अपने इलेक्शन का जो खर्चा है वो पूरा करना होता है। तो इस बात का भी अंदेशा है कि वो लोग जो है उस तरह से कायम न रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग जो है पंछी उड़ जाएंगे, लेकिन एक खर्चा है इस चीज का पीटीआई के वालों के जहनों में, उनके वोटर के जहन में भी है। तो टेम्पलेट बिल्कुल नया है और उसमें नून लीग को यकीनन एज हासिल है, लेकिन क्या इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब भी जो है उनके सर पे सेहरा बंधेगा, या अगर एक आखिरी जुमला है कि अगर वहां पर कोई एक डिसाइसिव उनकी मेजोरिटी नहीं आती है और मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर जो उनके पार्टनर्स होंगे उनकी भी से होगी। क्या पीपल्स पार्टी से दोबारा उनका मखलूत हुकूमत बनती है? अगर बनती है तो उसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड शो कर दिए कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार नहीं है। जी आदिल, तैयार नहीं है। आमिर ज़िया साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक नक्शा बना दिया है। मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। जैदी साहब, आपको सियासी मंजरनामा इलेक्शन से 2 दिन पहले क्या नजर आ रहा है? इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, किसके हाथ बांधे गए हैं, किसको पैराशूट पे जो है वो छोड़ दिया गया है। इस सब कुछ के बावजूद आपको 8 फरवरी की शाम किस किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आते नजर आ रहे हैं? आदिल, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सबसे जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो उनसर होगा 8 फरवरी का, वो ये होगा कि एक सरप्राइज जो है वो महसूस करेगा इलेक्ट्रेट जो है वो बड़ी तादाद में इंशाल्लाह वोट देने आएगा। और जो पेशन गोइयां हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट पहले से तैयार हुआ है
उम्मीद मैं समझता हूँ एक हद तक शायद उम्मीद और दुआ भी मेरी है, और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, उसकी रियासत के लिए, हमारे माशरे के लिए बड़ा जरूरी है कि जो 1-2 साल से नफी एक सेंटिमेंट जो है वो एक तरह से पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको इंशाअल्लाह 8 फरवरी के दिन एक थोड़ी सी उसको वॉइस मिल जाएगी, चैनल मिल जाएगा, और एक ऐसा नतीजा होगा जो भले कोई उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन एक बड़ी हद तक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक, अच्छा जैदी साहब, मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल कर लेता हूं। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि शायद नौजवान वोटर जो कि डिसग्रंटल्ड है या थोड़ा बहुत वो नाराज है, वो पीटीआई से मुंसलिक है, वो बड़ी तादाद में अगर निकल आया तो इलेक्शन में सरप्राइजेस मिल सकते हैं, ये आप होते देख रहे हैं? मतलब आप उम्मीद तो कर रहे हैं कि निकलें और टर्नआउट ज्यादा हो, लेकिन आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐन मुमकिन है कि जो अगर बड़ा टर्नआउट हो तो रिजल्ट जो है वो एक ऐसा मिशमैश होगा जिसमें सारी पार्टियों का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो नजर आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जैसा भी रनअप होता, आप तसव्वुर कीजिए या फर्ज कीजिए कि मुकम्मल तौर पे सब हर तरह से आजादी होती, हर गिरोह को, हर लीडर को, और कोई किसी तरह का प्रेशर जो है महसूस ना कर रहा होता, तब भी जो किसी भी इलेक्शन में आजकल के दौर में पाकिस्तान में कोई पार्टी जो है वो 70, 75, 80 सीटों से ज्यादा उसके लिए जीतना जो है वो मैं समझता हूँ इलेक्टोरली, मैथमेटिकली जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और ये सोचना कि कोई भी पार्टी 120 सीटें ले लेगी, 125 सीटें ले लेगी, मेरे ख्याल है वो दिन और उस तरह की जमहूरियत का दौर जो है वो चला गया है। और जिस तरह से पार्टियों की पोजीशनिंग है, खास तौर में जिस तरह पंजाब में फ्रेगमेंटेशन है वोटर की, तो चाहे वो 50% टर्नआउट हो या 75% टर्नआउट हो, मतलब 19-20 से ज्यादा का ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 15-20 सीटों से ज्यादा का मार्जिन जो है वो एग्जिस्ट करता नहीं है। बहुत टाइट मार्जिन होती हैं, और बहुत से लोग जो है शायद टीएलपी को भी इग्नोर कर रहे हैं कि सिर्फ एक आध जो है वो कंपेटिटर्स नहीं है बड़ी पार्टियों के। एक बड़ा कंपेटिटर जो है जो 5वें नंबर पे आया था पिछले इलेक्शन में, उसका भी एक शायद रोल जो है वो हमारे रिजल्ट्स में होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आमिर साहब, आखिर में जो कराची में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, MQM लंदन तकरीबन 53 सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों के साथ वो उतरी है, और इसमें से मजीद इंटरेस्टिंग जो एक चीज है उसमें तकरीबन 10-12 लोगों के इंतखाबी निशान भी सेम मिला है, कैपिटल A यानी बानी MQM। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए इस डेवलपमेंट को? एक सपोर्ट बेस तो है अल्ताफ हुसैन साहब की गलियों मोहल्लों में, लेकिन क्योंकि देखें इलेक्शंस जो होते हैं वो जब तक आपकी मुनज़्ज़म तंजीम ना हो और आपका इंतखाबी निशान ना हो, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी इस वक्त रियासती इदारे हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस अभी तक नजर आ रही है MQM लंदन के लिए। और यही वजह है कि आप देखें कि जो मुख्तलिफ धड़े थे MQM पाकिस्तान के, बशमूल पाक से जमीन पार्टी और नाराज फारूक अख्तर, उनको एक छतरी के तले वो जमा हो गए हैं, और उनकी कोशिश है कि MQM जो है जो उसने ग्राउंड लूज किया था 2018 के इंतखाबात में या कराया गया था, उसको वो रीगेन करेगी। तो बजाय तो ये लग रहा है कि MQM-P जो है वो बड़ी हद तक जो है अपनी सीट वापस ले पाएगी। लेकिन अगर जैसे वही आ गई बात की सरप्राइज की, जो हम पंजाब की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव वोटिंग हो जाए या एक बिल्कुल ही, लेकिन वो चीज टेम्पलेट का हिस्सा अभी तक हमने देखा नहीं है। कि मुझे अभी भी शुबा होगा कि MQM लंदन जो है वो कुछ डिसाइसिव तरीके से अपसेट कर सके। वो स्पॉइलर का किरदार तो अदा कर सकती है MQM पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर स्पॉइलर बनती है उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को होगा, उसका फायदा जनाब जो PTI के आजाद उम्मीदवार हैं उनको बाज़ जगहों पर होगा, उनको और जो फिर जो और प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत TLP को हो सकता है, लेकिन वो स्पॉइलर का किरदार है। तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें अभी तक जो लोग यहाँ पे जो तासुर हुई है कि जी MQM-P जो है
वो लायंस शेयर लेगी कराची की नशिस्तों में, लेकिन येट टू बी सीन। जी ठीक है, चलें। आमिर ज़ा साहब बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ ज़हरी साहब सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास, लेकिन इसका जवाब आपसे मुझे लेना जरूरी है। अगर स्प्लिट मैंडेट आता है, नंबर गेम डिफरेंट हो जाती है और पीएमएलएन इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले गवर्नमेंट बनाए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि उनके उम्मीदवार तो नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, लेकिन शहबाज शरीफ के नाम एक दफा फिर कुरा निकल सकता है? ऐसा होता आपको नजर आ रहा है अगर नंबर गेम आगे पीछे होती है? जनाब, मुझे न सिर्फ ये मुमकिन सूरत हाल लगती है, बल्कि ये भी ऐन मुमकिन है कि नंबर गेम जिस तरह आप कह रहे हैं वो अगर पीएमएल नून की उम्मीदों से हटके हुई तो ये भी मुमकिन है कि ना पंजाब में और ना इस्लामाबाद में पीएमएल नून की हुकूमत, चाहे वो मखलूत हो या वो सिंपल मेजॉरिटी का, तो किसी पार्टी का भी सवाल नहीं बनता, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। लेकिन इवन इन अ कोलिशन ये ऐन मुमकिन है कि दीगर और जमातें मिलकर कोलिशन बना पाएं और पीएमएल नून को आउट इन द पोल छोड़ दिया जाए। मुशर्रफ ज़हरी साहब, आमिर ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िक के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान से पूछेंगे कि ये क्या सरप्राइज जो है वो कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब और उसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीदवारों के पास मुहिम चलाने के लिए सिर्फ 26 घंटे बाकी हैं। कराची की बात करें तो पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। चारों पार्टीज की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई भी गई, अभी भी जारी है और इस दौरान कुछ पुरतशद्दिद वाक़यात भी हुए, लेकिन इंतखाबी जोश में कोई कमी नहीं आई। एमक्यूएम के तमाम धड़ों के मुत्तहिद होने और पीटीआई से इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद मुत्तहिदा की पोजीशन को मजबूत करार दिया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मरतबा बलदियाती इंतखाबात में अपना मेयर मुंतखब कराने में कामयाब हुई, जिसके बाद पीपीपी भी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी बलदियाती इंतखाबात में दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी, उनके उम्मीदवार भी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बात करें मुत्तहिदा की, जहां इनकी पोजीशन मजबूत है, वहीं अब एमक्यूएम लंदन की जानिब से कौमी असम्बली के 27 जबकि सूबाई असम्बली के 53 उम्मीदवारों की हिमायत के ऐलान ने इंतखाबी सियासत में हलचल मचा दी है। एमक्यूएम लंदन ने मुल्क भर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कराची में कौमी असम्बली की 19 में से 10 सीटों पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आजाद उम्मीदवारों को एक ही इंतखाबी निशान अल्फाबेट ए मिला है, जो कि बानी एमक्यूएम का नाम ए से शुरू होता है, जबकि बाकी उम्मीदवारों को ताला चाबी, टी पॉट और ब्रिक्स मिले हैं। कराची में सिंध असम्बली की 36 से ज्यादा सीटों पर आजाद उम्मीदवारों की हिमायत की गई है, जिससे एमक्यूएम का वोट बैंक तकसीम होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची की सियासत पर नजर रखने वाले तजियाकार समझते हैं कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से आजाद उम्मीदवारों की हिमायत के ऐलान ने एमक्यूएम के लिए कुछ मुश्किलात जरूर खड़ी की हैं। एमक्यूएम का वोटर जो 3 धड़ों के मुत्तहिद होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर आया था, क्या दोबारा से तकसीम हो सकता है? अब कराची के अलावा हैदराबाद, अंदरूने सिंध और पंजाब से भी एमक्यूएम लंदन ने आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद एमक्यूएम के रहनुमाओं का दावा है कि वो कराची की 17-18 नशिस्तें जो हैं वो इस दफ़ा जीतने की पोजीशन में है। मैं समझता हूँ एमक्यूएम भारी अक्सरियत से कराची, हैदराबाद, मीर फरुखात, नवाबशाह में जीतेगी। कि एमक्यूएम का मुकाबला सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान से ही है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हमें जो पिछली दफ़ा में अगर 25,000 के मार्जिन 2018 में जीता था, दफ़ा में 40 से 50,000 के मार्जिन से जीता। आज पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना पावर शो किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक रैली निकाली गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली का इस्तकबाल करने वालों से उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आप मुझे अपना वोट के जरिए ये ताकत दिलवा देते हैं, कराची के 20 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवा दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। जहां एक जानिब सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं, वहीं कराची में होने वाली बारिश ने भी इंतखाबी मुहिम पर असरात मुरतब किए। हफ्ते वीकेंड पर होने वाली बारिश ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों को डुबोया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए
इदारों ने काम तो किया लेकिन इतनी बरवक्त तैयारी उनकी नजर नहीं आई। बरसाती नाले जो हैं करोड़ों रुपए हर साल सफाई के नाम पर खर्च होने के बावजूद बारिश का पानी उनमें कैपेसिटी नहीं रह गई थी। इससे एक बार फिर ये बात सामने आई है कि कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नाकिस भी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने के शायद लायक नहीं है। बड़ी मेहनत की ज़रूरी है इसके लिए। ये शहर अब तक बगैर किसी प्लानिंग के चलता रहा। शहरियों के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों में कई ज़्यादा बारिशें होती हैं। लाहौर में आए रोज़ 70-80 से 150 मिलीमीटर बारिश जो है मामूल है, लेकिन 2-3 घंटे बाद शहर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। हुआ क्या, तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा सर कि क्या ये आपके लिए शॉकिंग है MQM लंदन का इस तरह से भरपूर प्लानिंग से अचानक मैदान में उतरना और 53 सूबाई हलकों से और 27 कौमी असम्बली के हलकों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देना? आप लोग को परेशान तो होना चाहिए आप लोगों को। नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वसीम अख्तर साहब ने जब ओथ लिया था मेयर का, तो उस वक्त भी KMC के अंदर बाइकआउट की कॉल दी गई थी। उसके बाद ज़मीनी इलेक्शन हुए जिसमें सईद गनी के मुकाबले में कामरान टेसूरी साहब खड़े हुए, वहाँ भी उन्होंने 21,000 से ज़ायद वोट लिए, जबकि मुसलसल बाइकआउट की कॉल थी। फिर 2018 में भी बाइकआउट की कॉल थी, हमने कोई 8 लाख से ऊपर वोट लिए। तो मकसद कहने का ये कि लोग ये समझ चुके हैं कि ज़ाहिर है इस शहर को अगर बचाना है तो इस शहर, इस गलियों, अपने लोगों के साथ खड़ा रहना है। और जो 15 साल पीपल्स पार्टी ने किया, जिस दौर में शुरू में 5 साल MQM भी लंदन से हिमायत के साथ हुकूमत में रही, तो लोगों ने देख लिया कि शहर को अगर चलाना है तो शहर के मकामी लोग ही उसे चलाएं और मकामी लोग ही शहर की तज़ीन व आराइश और शहर को, रोशनियों को शहर बना सकते हैं। तो लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों के साथ खड़े हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। और आज भी चाहे वो लापता का मसला हो, असीरों का मसला हो, चाहे और दीगर, जैसे बारिश की कल आपने देखी सूरत हाल, तो MQM के नुमाइंदे गली कूचों में मौजूद थे। तो इतनी कोई माजी की जो मैंने आपको बाइकआउट की दी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूर होगा कि कराची के लोगों का पतंग के मैंडेट को ठेस पहुंचाने की कोशिश तो होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग पतंग के साथ जुड़ गए हैं और वो समझते हैं कि एक बेहतर कराची के लिए पाकिस्तान की बका और सलामती के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो लिस्ट अगर आपने देखी हो, ये कौन लोग हैं? क्या MQM से जुड़े हुए लोग थे, अब साइडलाइन हो गए थे, अब दोबारा से मंजर आम पर आए हैं, या नए लोगों को टिकट जो है, टिकट तो नहीं लेकिन नए ऐसे लोगों की हिमायत की गई है जो कि अभी भी मुत्तहिदा के बानी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक से वो लिस्ट मैं नहीं देख सका, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन जो भी आज़ाद उम्मीदवार है ज़ाहिर है उसने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होंगे और फिर उसकी हिमायत का ऐलान किया होगा। तो मैंने बारह लिस्ट को देखा नहीं, मैं इस सिलसिले में मैं नहीं बता सकता कि वो MQM से थे या नहीं थे। ठीक, अच्छा ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि 20 सीटों में से कितना आपकी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इतना अंदाजा तो है, तजियाकार ये कह रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में MQM बेहतर परफॉर्म करेगी, आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए 2018 में तो हमारे साथ 4 सीटों पे हमें मुहित कर दिया गया, हमारा तो बिल्कुल मैंडेट पे शपखून मारा गया। लेकिन 2013 में हमारे पास 19 नशिस्तें थीं, 2 हैदराबाद की थी उसमें शामिल। तो इस बार भी हमारा यकीन है कि हम 2013 की पोजीशन वापस लेंगे, कराची से कम से कम हम 16 से 17 सीटें आसानी से विन कर जाएंगे। 16 से 17 सीटें आप आसानी से विन कर जाएंगे। ख्वाजा साहब, दूसरा आपने ये फरमाया कि जी बार बार बाइकआउट का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो आपके लोग खड़े हुए तो बाइकआउट का ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन वो वोटर जो कि असल MQM जो है, MQM पाकिस्तान से पहले की जो MQM थी उसकी वजह से वो साइड लाइन हो गया था या वो खामोश हो गया था, वो अगर बाहर निकल आता है तो क्या वो आपके वोट बैंक को मुतासिर कर सकता है, डेंट पड़ सकता है उसमें? ऐसा तो नहीं है कि कोई एक वोटर एक सोच का वोटर बाहर आएगा तो दूसरा बाहर नहीं आएगा।
ये तो जाहिर सी बात है, वोटर पूरे कराची में हर जमात के हैं, वो बिल्कुल जौक दर जौक आएंगे। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की ना कि हमने जिस तरीके से अपने आप को रिटेन किया है, रिगेन किया है, एक नई MQM जो कि नए चेहरों के साथ मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, अदम तशद्दुद, अदम तसादम की जो पॉलिसी पे चल रही है, लोगों में इसकी पसीराई है, लोगों में उसकी पसीराई है। और खान साहब आखिर में ये बताइएगा, ऑब्वियसली नून लीग के साथ एक आइडियोलॉजिकली भी मतलब काफ़ी दफ़ा आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं और ऑलरेडी इसमें भी कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह भी हुई है। क्या पीपल्स पार्टी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सिंध में भी आपके बगैर अगर हुकूमत ना बन पाई, पीपल्स पार्टी के साथ जाने के लिए MQM तैयार होगी अगर ये मामला उस तरफ जाए तो? असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ज़ाहिर है 2 ही ख़ानदान यहाँ पर हैं और ख़ानदानों का ही राज है, मौरूसी सियासत है। तो कभी ये कभी वो म्यूज़िकल चर्चे, ये बीच में PTI को मौका मिला था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। हमारा लेकिन तरजीह वफाकी हुकूमत होगी। और आज तो माशाल्लाह बिलावल साहब ने पूरा कराची पहली बार देखा है घूम घूम कर, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा। और माशाल्लाह जो उन्होंने बात की है वो कराची वालों के लिए बड़ी हैरानकुन है। यानी 18वीं तरमीम के बाद, सारे वसाइल लेने के बाद अब फरमाइश ये है कि तुम मुझे 20 कौमी असम्बली भी दो, तब मैं बनाऊंगा कराची। यानी 15 साल में 22,000 अरब रुपए लेकर 18वीं तरमीम NFC लेकर कराची नहीं बनाया, और अब कहते हैं जी 20 दो। यानी जिस तरह टंकी ग्राउंड में जाके वादा किया था कि लियाकताबाद वालों मुझे वोट दो तो मैं बनाऊंगा, तो इस बार भी कराची नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि उन्हें 20 सीटें मिलेंगी नहीं। तो वो कराची वालों को एक खुली धमकी दे चुके हैं कि 15 साल में मैं 18वीं तरमीम के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, तुम 20 नहीं दोगे तो तुम्हें हम और भी कुछ नहीं देंगे। तो मुझे यकीन है वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी का बहुत डेंट पड़ेगा, आगे बहुत सरप्राइज आने वाला है। नहीं, लेकिन खालिद साहब इस सरप्राइज को थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करें ना, क्योंकि एक इंप्रेशन तो ये है कि इंटीरियर सिंध जो है वो तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह 15 साल की तरह अगले 5 साल भी ये स्वीप ही होगा इस इलेक्शन में। क्या सरप्राइज, मतलब पीपल्स पार्टी को क्या चैलेंज है इस वक्त सिंध में? देखें, गवर्नेंस में मैं सखर गया हूँ, मीर बुखास, हैदराबाद, सब जगह गया हूँ, टंडो आदम, टंडो एलिया, लोग खुश थोड़ी हैं। आप ये समझ रहे हैं कि वो इंटीरियर से ले लेंगे। इंटीरियर से वोट लेने ना, पुलिस गर्दी कर लेना, ठप्पे लगवा देना, जैसे कि मोहरें बरामद हो रही हैं हैदराबाद में, पहले से जो है ना बैलेट पेपर छपे हुए कहीं से निकल रहे हैं। ये अगर इलेक्शन है तो फिर तो ये इलेक्शन बेकार है। लेकिन लोग नाराज़ हैं, लोग बहुत बुरी तरह। मैं सखर गया हूँ, इनके पंडाल खाली थे। तो आपको इंटीरियर से भी बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत सरप्राइज इनको मिलेगा। ये इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए हम आने वाले वक्त में MQM की हुकूमत सिंध में देख रहे हैं, MQM का वज़ीर आला मुतवक्को कर रहे हैं। अच्छा सर, वज़ीर आला को उम्मीदवार कौन होगा खालिद साहब? अब लाजिमी सी बात है, आप तो सारी बातें पूछ रहे हैं तो राब्ता कमेटी तय करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि माजी में 3 बार लियाकत जतोई साहब, अरबाब रहीम साहब, अली मोहम्मद मेहर साहब को निशान भी नहीं था। तो इस बार हम किसी और को नहीं बल्कि MQM के कारकुन को ही वज़ीर आला बनाएंगे। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ब्रेक के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले ख्वाजा इज़हार की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बारिश हुई और फिर उसके बाद जो यूजुअली होता है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको पता है कि ज़्यादा बारिश जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया कि जी आप पहले सिंध को संभालें, कराची की हालत देखें, फिर जमात इस्लामी बोली कि जी ये बारिशें जो हैं और ये तैरती हुई गाड़ियां, और वो उसमें ऑब्वियसली बहुत सी फेक वीडियोस भी लोगों ने चलवाई। लेकिन वजह क्या है कि छोटी सी मतलब थोड़ी सी बारिश भी हो तो ये शहर जो है उसको सह नहीं सकता जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आदिल, मैं बताऊं, सबसे बड़ी बदकिस्मती कराची शहर के साथ ये है कि हर सियासी जमात जो है वो कराची के हवाले से बयानबाजी तो करती है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो काम करने की कोई सोच नहीं होती। मैं शहबाज शरीफ साहब को आज भी कहूंगा कि अगर उनको मनाजरा करना है, मुजाहरा करना है, गपशप करनी है, कुछ भी कर लीजिए, आप अपने पास बुला लीजिए। और मैं सिर्फ वो 1 साल जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे ना,
उसके आपको हकायक बयान करूंगा कि क्या क्या वादे उन्होंने हमारे साथ किए और क्या वो वादे उन्होंने वफा किए नहीं किए। जमात इस्लामी एमकेएम वाले जो बात करते हैं, देखें इलेक्शन का जमाना है, अगर ऑपोजिशन जमातें हमारी तारीफ करेंगी तो उनकी सियासत तो फिर धरी की धरी रह जाएगी। मैं ख्वाजा इज़हार साहब का एहतराम करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़े हैं, वकील दोस्त हैं हमारे। मैं ख्वाजा साहब से पूछना चाहूंगा कि 2007 में जब दुनिया का सबसे अजीम तरीन आदमी कराची का नाजिम था, तो उस जमाने में कितनी अमवात हुई थी कराची शहर में जब जून के महीने में बारिश हुई थी, और कितने दिन तक कराची शहर बंद हो गया था इनकी नाअहली की वजह से। क्या वो जानबूझ के उस अजीम तरीन नाजिम ने कराची का हाल किया था? तो ये अनफॉर्चुनेटली जब बात करते हैं, तनकीद करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इनका माजी में अपना क्या किरदार रहा है। मैं इस चीज को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रॉब्लम हुई शहर के अंदर, शहर की इंतजामिया अपने दफ्तर में नहीं बैठी हुई थी, अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठी हुई थी, किसी होटल पे नहीं बैठी हुई थी। शहर की इंतजामिया आपको ग्राउंड पर नजर आई, और जो पानी था उस पानी को आपने उसकी नकाशी को यकीनी बनाया। एंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कराची शहर को की सड़कों को हमने वापस थोरोफेयर में कन्वर्ट किया था। मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा आदिल साहब, आप अपने टीवी स्क्रीन पे चलाइएगा। 25 जून की हेडलाइन थी हमारे अखबारात की, जिसमें उन्होंने कहा था कितनी अमवात हुई है कराची शहर में और कितने दिन के लिए कराची शहर बंद हो गया। तो मेरा मुंह ना खुलवाएं ये लोग, इनका माजी में जो किरदार रहा है अगर उसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई तो जिस वक्त कहेंगे, जिसके साथ आप कहेंगे, मैं मनाजरा करने को तैयार हूँ, एंड आई विल सेटिस्फाई देम। उनको पता चल जाएगा कि उनका किरदार कराची शहर में क्या रहा है। मुझे मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा, थोड़ी सी अगर सियासी बात भी कर ली जाए, ये जो एमक्यूएम लंदन ने अचानक ही सबको सरप्राइज देकर और 53 सूबाई असम्बली के हलकों पर और 27 कौमी असम्बली के अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो सामने ले आए, और उनका इंतखाबी निशान भी कैपिटल ए, यानी उनके जो एमक्यूएम के बानी हैं उनके नाम पर तकरीबन 50-60% को यह निशान मिल भी चुका है। क्या आप समझते हैं कि इससे एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? देखिए आदिल, अगले 2 दिन में, 2.5 दिन में पता चल जाएगा कि आउटकम क्या होना है। जो मैं बहैसियत सियासी कारकुन समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का वो लेवल नहीं है जो कि माजी में ये लोग एक जमाने में क्लेम करते थे। इनको वो रिस्पांस लोगों से नहीं मिल रहा, जिसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल ये दूंगा। जब 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हुए थे पिछले साल, तो उन्होंने बॉयकॉट इसीलिए किया था कि इनको अंदाजा था कि इनके पास वो अवाम में एक्सेस या अवाम के अंदर पजीराई नहीं है, इनको वोट नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये बॉयकॉट कर गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब 8 तारीख को जो अभी तक की सूरत हाल है, अगर इंतखाबात फ्री फेयर है, विदाउट एनी प्रेशर है, कि इसके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं होती, तो मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान की पतंग जो है वो कटती हुई नजर आ रही। अच्छा, ये तो मतलब लेकिन आप मुर्तज़ा समझते हैं कि ये जो एमक्यूएम लंदन वाला मामला है ये कहीं इनसे ज्यादा नशिस्तें ना उड़ा लें? देखिए, मेरे लिए, मैंने उनकी कैंपेन होते हुए देखी नहीं है, मेरे लिए ये कमेंट करना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कराची के अंदर हर सियासी जमात के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। वो अपॉर्चुनिटी है अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने की, और वो तभी हो सकता है जब लोग डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, काम की पॉलिटिक्स करेंगे। कराची वाले तंग आ तनकीद की पॉलिटिक्स से, तासुब की पॉलिटिक्स से। वो कहते हैं जी आप डेवलपमेंट एजेंडा बताइए, और हमें ये लगता है कि हमने पिछले चंद सालों में जिस तरीके से कराची शहर के अंदर अपना बयानिया, मुस्बित बयानिया लेकर चले हैं, जिस तरीके से काम किया है, वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को कराची वाले डेवलपमेंट को प्रेफर करेंगे। वो जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है, डिविसिवनेस है, उसको रिजेक्ट करेंगे। मुझे मुर्तज़ा साहब आखिर में बताइएगा कि ये जो निकासी आपका मसला है, ये साल से कराची में, और ऑब्वियसली किसी को इसका ब्लेम नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बने और आबादियां बनी जिस तरह से बेहंगम तरीके से, उसमें सारा, लेकिन क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और इसको अगर ठीक करना हो तो उसके लिए तो एक बाकायदा प्लान बनेगा जो सिर्फ 1-2 साल में शायद नहीं ठीक हो पाएगा। उस एक बाकायदा मनसूबा बंदी करनी चाहिए इसके लिए। आदिल साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूंगा
कि पता नहीं हम इस एस्पेक्ट में कराची सेंट्रिक हो जाते हैं। अभी लाहौर में बारिश हुई थी, कलमा चौक का नया अंडरपास था, उसका क्या हाल हुआ आपके सामने। लाहौर के अस्पतालों की भी वीडियो सोशल मीडिया पे चली कि वहां क्या हाल हुआ। दुबई तो डेवलपिंग मुल्क नहीं है, दुबई तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के तौर पर आप उसको देखते हैं ना, आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी जी। आप यूरोपियन ममालिक चले जाएं, आप न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन की आपने वीडियोस नहीं देखी। ये क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा इम्पैक्ट आ चुका है जिसके अंदर जो जो शहर पहले डेवलप हो चुके हैं उनका नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप शुदा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बारिश के पानी को लेने की एक कैपेसिटी है उनकी ड्रेन की। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा बारिश होगी तो पानी का एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अगर पानी खड़ा हुआ तो पानी निकाला गया या नहीं निकाला गया। आप कहेंगे न्यूयॉर्क पे पानी निकाल लिया गया, आप कहेंगे दुबई से पानी निकाल लिया गया। उसी तरीके से हमें कराची के बारे में भी ये कहना चाहिए कि हाँ पानी खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा होने के बाद जैसी बारिश रुकी नकासी का काम किया गया एंड देन द वाटर वाज ड्रेन्ड आउट। मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड ये है, जहां जहां आपके पास इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, आपके पास रास्ते मौजूद हैं कि आप ट्रेन के साइज को बड़ा कर सकें, मैं समझता हूँ उसके ऊपर काम होने की जरूरत है और हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि कोई लोकल गवर्नमेंट जानबूझ के ये चीज कर रही, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हमें दूर रह के कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। मुर्तजा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। वक्त ये चाहता है एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार लाहौर से मजीद निज़ामी हमारे साथ मौजूद है और थोड़ा सा पंजाब की सियासत को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंजाब ही है जिस पर दारोमदार है उसके नताइज पर कि कौन सी जमात जो है वो अगली हुकूमत बनाएगी। 2 दिन रह गए निज़ामी साहब, बड़ा मार्का होने जा रहा है और यकीनी तौर पर जो एक इम्प्रेशन बन चुका है कि नून लीग की हवा चल चुकी है कि जी शायद इनकी गवर्नमेंट बनेगी, ये जीत जाएंगे। क्या आपको ऐसा होता दिख रहा है पंजाब में? जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले जो चीज देख है वो ये है कि डेफिनेटली पंजाब के अंदर सूरत हाल वाकई खासी दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि वो 100 से जायद सीटें यहाँ पर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का वोटर फिलहाल पुरुम्मीद नहीं है और उसके अंदर मायूसी है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि ये सरप्राइज डे होगा। 8 फरवरी को वो एज ए सरप्राइज डे देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ गुज़िश्ता 2 साल में, ख़ुसूसन इन 6 माह के अंदर जो ज्यादतियां हुई हैं या सियासी तौर पे उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया है, तो उसका बदला वो 8 फरवरी को लेंगे। तो इसलिए दोनों साइड्स की जानिब से बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में पीटीआई को परफॉर्म करने के लिए मेरे ख्याल में खासी ज्यादा मेहनत करना होगी। उसकी वजह यह कि इस वक्त सिचुएशन खासी बदल चुकी है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब की टोटल नशिस्तें, नून लीग ये दावा कर रही है कि वो 100 से ज्यादा लेंगे नशिस्तें, तो फिर इसका अगर ऐसा होता है तो फिर तो वो जो सादा अक्सरियत का दावा कर रहे हैं उसी तरह होगा। लेकिन 100 नशिस्तें पंजाब से निकालना, इसका मतलब ये कि तकरीबन 80% नशिस्तें। जी ये एक बहुत बड़ा दावा है। उसकी वजह यह कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अलावा प्रेजेंस दूसरे सूबों में नहीं है। हमने देखा कि उन्होंने पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा टिकट्स जारी की, सिर्फ 2 हलकों को खाली छोड़ा। सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में उन्होंने तकरीबन 40 हलकों को खाली छोड़ा। तो उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ पंजाब से हैं। तो यहाँ पर जो 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके अंदर अगर हम जायजा लें तो ये फिगर वाकई खासा बड़ा लगता है और अगर उन्हें ये हासिल हो गया तो शायद उन्हें फिर किसी और जमात की जरूरत ना रहे, वो आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत बना पाएंगे। तो इसलिए उनका दावा सिर्फ और सिर्फ पंजाब के हवाले से है। उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और दूसरा ये है कि जो लोग इलेक्टेबल्स खसूसन दही पंजाब से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीत के आएंगे उनसे भी राब्ते करके उन्हें हुकूमत में शरीक करने के लिए मशवरा किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये जो दावा किया जा रहा है 140 में से 100 सीटों का, आपको विजिबली अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको कि नून लीग का
मुकाबला है किसके साथ? तहरीक इंसाफ ज्यादा विजिबल हमें नजर नहीं आ रही, उनके झंडे वगैरह भी इतने नहीं है, निशान उनसे चला गया है। असल मुकाबला है किसका फिर? जी, पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी उस तरह से मौजूद नहीं है। उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी की है, लेकिन हलकों के अंदर पीपल्स पार्टी एज ए सेकंड मजबूत उम्मीदवार के तौर पे कई हलकों में नहीं है। तो इसलिए मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का ही है। और पंजाब में अगर हम स्पेशली वस्ती पंजाब में नजर डालें तो पता चलता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारी तो बहुत है। दही पंजाब के अंदर से कैंपेन्स भी चलाई गई हैं, इसके साथ साथ बाकी इक़दाम भी किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ इतना बड़ा तासुर कैसे बना सकती है, उसकी वजह यह है कि 2018 में भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सीट्स में सिर्फ 4 का डिफरेंस था। 60 जो है वो इनकी जानिब से थी और 64 तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। तो जब हम इस मंजरनामे को सामने रखते हैं तो पीटीआई के लिए पंजाब के अंदर परफॉर्म करना खासा मुश्किल नजर आता है। और यही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अब तक की जो अंदाजे हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी तकरीबन कोई 15 सीटों के आसपास पंजाब में कंफर्टेबल नजर आती है, या उसमें वो मुकाबला देना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब नहीं है तो फिर मुस्लिम लीग नून का डेफिनेटली तहरीक इंसाफ से ही मुकाबला है। निजामी, लाहौर की सिचुएशन बताइएगा। नून लीग का किला रहा है, लेकिन हमने देखा 13 में वहां पे डेंट पड़ी, पीटीआई की एंट्री हुई, 18 के नताइज हमने देखे। इस वक्त क्या आपको नून लीग लाहौर में कमबैक करते नजर आ रही कि स्ट्रॉन्ग कमबैक की बात करें तो? जी अभी तक की सियासी सूरत हाल के अंदर तो मुझे ऐसे लगता है कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर के अंदर तासुर मजबूत हुआ है। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर लाहौर के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कारकुन रोपोश है, तो इसलिए लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से खासी मेहनत की जा रही है और वो इस चीज के बारे में पूरी उम्मीद है कि वो लाहौर से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। उसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ का वोटर अगर निकलता है तो फिर उसमें लाहौर के अंदर हमने देखा कि 1,80,000 के आसपास वोट्स चाहिए होते हैं किसी भी सीट को विन करने के लिए। तो क्या तहरीक इंसाफ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से इन मुश्किल हालात के अंदर 80,000 से 1 लाख वोटर निकाल पाएगी? तो इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इस सिचुएशन की वजह से लगता है कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून को अगर टर्नआउट का सरप्राइज ना मिला तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है और वो बेहतर। अच्छा, साउथ पंजाब की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी माजी में बेहतर परफॉर्म करती रही है, लेकिन उसके बाद पीटीआई ने अपना तासुर बनाया। जनूबी पंजाब महाज जो ग्रुप था पीटीआई में चला गया। इस वक्त वहां पर आपको क्या होता नजर आ रहा है? वहां की सिचुएशन इसलिए भी मुनफरिद है कि हमने गुज़िश्ता इलेक्शंस के जो ट्रेंड्स देखे हैं उनमें ऐसे लगता था कि साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स अपना सियासी फैसला इलेक्शन से पहले ही कर लेते थे और वो जॉग दर जॉग एक किसी बड़ी पार्टी में चले जाते थे। गुज़िश्ता 4 इलेक्शंस को अगर हम देखें जनरल मुशर्रफ से लेकर 2018 तक, तो 2018 में हमें जनूबी पंजाब सूबा महाज मिलता है, जैसा आपने निशानदेही की, उन्होंने एक पैकेज डील कर ली। 2013 में ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखदूम खुसरो बख्तियार नून लीग में थे, बाकी लोग मुस्लिम लीग नून में थे। तो इसलिए जब आप इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो इस दफा साउथ पंजाब का इलेक्टेबल वाज़े तौर पर किसी बड़ी जमात की तरफ नहीं गया। तो वो लगता है कि साउथ पंजाब के जो सियासतदान हैं वो इस दफा पल्स रीड नहीं कर पाए। हमने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी उनकी शमूलियत खासी कम रही। नून लीग में कुछ लोग गए, कुछ पीपल्स पार्टी में गए, खासे तहरीक इंसाफ के साथ ही जुड़े रहे हैं और अब कुछ लोग आजाद भी हैं। तो पहली दफा ऐसे हो रहा है कि साउथ पंजाब के अंदर एक मिक्स्ड ट्रेंड सामने है, क्योंकि यहाँ से लोग थोड़ा सा इस चीज को जो सियासतदान है वो ये समझ नहीं पाए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए साउथ पंजाब के रिजल्ट्स इस दफा खासे दिलचस्प होंगे। माजिद निजामी, प्रिय नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।